हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक भर्ती है उनमें हिंदी व्याकरण के जो है आपके सीजी टेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीजी टेट में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टीचर भर्ती एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों आपके जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम से जुड़े हुए हो, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है ना। हमेशा आनंद का जो अनुभव करना है उसके लिए आपको एक सटीक लोकोक्ति बताना है। पहला ऑप्शन है, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की, है ना। दूसरा है, न सावन सूखा न भादो हरा। तीसरा है, जहाँ चाह वहाँ राह। और चौथा है, आप भला तो जग भला। तो हमेशा आनंद में अनुभव करने के लिए कौन सा लोकोक्ति होगा, वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। तो ये होगा आपका यहाँ पे सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके आंसर पता रहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्ण शब्द है ना। जो स्वर्ण है वह कौन सा शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला है तत्सम शब्द है, दूसरा है तद्भव शब्द है, तीसरा है देशज, या चौथा है विदेशी, है ना। तो स्वर्ण जो शब्द है वह कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका तत्सम, है ना। तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द से लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्वर्ण क्या हो जाएगा, एक तरह से तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है ना, यानी पाश्चात्य है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। पहला है पौवर्त्य, है ना। दूसरा है पूर्वर्त्य, तीसरा है पौर्वात्य और चौथा है पूर्वात्य, है ना। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौवार्त्य, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, जो कि आपके सीजी टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम जो है आपकी टीचर भर्ती आने वाली है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगला है आपका, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है ना, कौन सी संधि है बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपने इसे स्कूल में भी पढ़ा होगा। विद्याधन आलय, है ना, कौन सा जो है इसमें संधि है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है गुण स्वर संधि, दूसरा है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि और चौथा है दीर्घ स्वर संधि, है ना। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, है ना, कौन सा वाक्य जो है वो अकर्मक क्रियार्थक है ना, वो आपको बताना है। पहला है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। दूसरा है, इस टब को पानी से भर दो। तीसरा ऑप्शन है, माँ बेटे को खाना खिला रही है। और चौथा है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो कौन सा ऐसा वाक्य है इन चारों में से जो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य को यहाँ पे शो करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बूंद बूंद से घड़ा जो है वह भर जाता है ना। ये जो है क्या है, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हो जाएगा, है ना। जो अकर्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अकर्मक किन्हें कहते हैं, तो वैसी क्रियाएं जिनका प्रभाव जो है कर्म पर नहीं पड़ता है ना, कर्म में ना पढ़ करके क्या है
वो कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। कर्म पर नहीं पड़ता है उसका प्रभाव, वो जो है वो कर्ता पर पड़ता है ना, जो कर्ता वहाँ पे उपस्थित होता है उस पर पड़ता है। तो ऐसे वाक्य को अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, है ना। कबीर जो है कल क्या है, बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण दृष्टि से क्या है ना। जो यहाँ पे रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है सुंदर, उसको बताना है कि वह क्या चीज़ को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है कारक और चौथा है विशेषण, है ना। तो कबीर जो है कल बहुत सुंदर दिख रहा था, है ना। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना, किसकी, कबीर की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका विशेषण, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका विशेषण, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, है ना। विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा, है ना, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ना। अनुपम जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। पहला है अतुल, दूसरा है अनिल, तीसरा ऑप्शन है अपूर्व और चौथा है अनोखा, है ना। तो अनुपम, है ना, अनुपम का मतलब होता है यूनिक चीज़, अद्वितीय, है ना, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो वो होगा अनिल। क्या हो जाएगा, अनिल। याद रखिएगा अनुपम, है ना, जो अनुपम है इसका जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, अद्वितीय। क्या, अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा दूसरा नहीं है। अतुल, है ना, अतुल ये भी होता है, और अनूठा, है ना, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अनिल जो है ना वो अनुपम शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, है ना। अनिल क्या होता है, तो अनिल जो होता है ये वायु का पर्यायवाची, हवा, है ना, वायु यानी हवा का पर्यायवाची होता है। किसका, हवा का जो है पर्यायवाची होता है। तो इसको आप जरूर से नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, वो आपको बताना है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है ना। दूसरा है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। तीसरा, इधर 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है। चौथा ऑप्शन है, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है ना। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो होगा शुद्ध होगा वो बताना है। तो यहाँ पे इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है ना भाई, देश जो है उसने काफ़ी प्रगति की है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द, है ना, कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है ना। हिरण का कौन सा स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरिणी, दूसरा ऑप्शन है हिरणी, तीसरा ऑप्शन है आपका हिरणी, चौथा ऑप्शन है हरिणी। तो यहाँ पे कौन सा जो शब्द है वो हिरण का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो होगा हरिणी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा, है ना। वर्ण, है ना, कौन सा, ये जो वर्ण है उसमें इक प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा। पहला है वर्णिक, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्णिक,
तीसरा है वर्णायिक और चौथा है वार्णिक, है ना। तो वर्ण में अगर हम प्रत्यय लगा दें, है ना, तो कौन सा शब्द यहाँ पे बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णिक बनेगा, है ना। क्या बनेगा? वर्णिक। और ध्यान रखिएगा, प्रत्यय जो होता है एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, है ना, पीछे जुड़ करके नया शब्द बनाता है ना, और उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पशुता शब्द उदाहरण है ना। जो पशुता जो शब्द है वह कौन से संज्ञा का उदाहरण है पूछा जा रहा है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है जातिवाचक संज्ञा। तो पशुता शब्द किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी गुण का, है ना, गुण या उसकी दशा या इसके अलावा उसके स्वभाव, है ना, स्वभाव या उसके कार्य, ये सब का अगर हमें ज्ञान कराता है, बोध कराता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पशुता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, है ना। जो आमरण है, ये सॉरी, ये आभरण नहीं, आमरण है। क्या है? आमरण। ध्यान रखिएगा, अमरण शब्द में जो प्रारंभ में अ लगा है उसको व्याकरण की दृष्टि से हम क्या कहेंगे? पहला है मूल शब्द कहेंगे, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय कहेंगे या चौथा तद्धित प्रत्यय, है ना। तो प्रत्यय के बारे में अभी हमने पढ़ा कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका क्या होगा? उपसर्ग, है ना। उपसर्ग जो होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, है ना, और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है ना। जो जनतंत्र है उसमें कौन सा समास है वो पूछा जा रहा है। पहला है संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्म तत्पुरुष समास, तीसरा आपका है संबंध तत्पुरुष समास और चौथा है करण तत्पुरुष समास। तो जनतंत्र जो शब्द है वो किस प्रकार का समास है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, है ना। संबंध तत्पुरुष समास जो है वो जनतंत्र शब्द का क्या होगा? समास हो जाएगा। क्योंकि जनतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का तंत्र, है ना, जनता का तंत्र, है ना। और ये क्या है? एक तरह से संबंध को बताता है ना। कर्ता ने कर्म को, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं ना। जो प्राकृतिक प्रत्यय या दूसरे शब्दों के जोड़ से या योग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला है योग रूढ़ कहेंगे, दूसरा है रूढ़ शब्द कहेंगे, तीसरा सरल या चौथा है यौगिक, है ना। तो वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, है ना, ये जो आपको वाक्य लिखा है ना, उसमें सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए बोलता है ना। ये जो वाक्य लिखा है उस पे आपको लोकोक्ति के बारे में बताना है ना, कि यह तुमने मोबाइल फ़ोन कौन से मॉल से ख़रीदा है जो इस मॉडल की तुम बहुत बुराई कर रहे हो, इसके बारे में आपको लोकोक्ति बताना है।
पहला है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। दूसरा है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तीसरा ऑप्शन है नाक कटी पर घी तो चाटा। और चौथा ऑप्शन है नाम बड़े दर्शन छोटे, है ना। तो यह तुमने कौन सा मोबाइल फ़ोन मॉल से ख़रीदा है जो इस मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, है ना। दान में दी गई जो वस्तु है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण में हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके सीजीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।